चले भैया, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा टॉपिक है। पता नहीं बच्चे क्यों इससे इतना डरते हैं, है ना। जब भी मैं नेशनल इनकम के बारे में बात करता हूँ तो अगर एग्जाम में है कि डिफाइन नेशनल इनकम, एक नंबर दो नंबर के हिसाब से डेफिनेशन आ सकती है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, it is the sum total of all the all the factor incomes, all the factor incomes earned by earned by earned by normal residents, normal residents, है ना, of the country in an accounting year, in an accounting year। मैंने क्या बोला? नेशनल इनकम कुछ भी नहीं है। नेशनल इनकम सम टोटल है सारी फैक्टर इनकम्स का, जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है ना। फैक्टर इनकम क्या होता है ना। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं ना। और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? तो अकाउंटिंग ईयर तो सब लोग जानते हैं, ये वो फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम कुछ नहीं है, जो तुम्हारे फैक्टर और प्रोडक्शन होते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं काम करके, जो इनकम जनरेट करते हैं, वो इनकम का टोटल, है ना, ही नेशनल इनकम कहलाता है, या वही फैक्टर इनकम कहलाता है। जैसे हम जानते हैं हमारे पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, और एंटरप्रेन्योर, है ना। लैंड जो है उस पे मिलता है हमको रेंट, तो लैंड का क्या हो गया? फैक्टर इनकम, रेंट। लेबर को मिलती है वेजेस या फिर सैलरीज, वो क्या हो गई? वो हो गई इसकी फैक्टर इनकम। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये तुम्हारा क्या हो गया? कैपिटल का फैक्टर। एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक, ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम हो गई। तो इन्हीं 4 फैक्टर प्रोडक्शन, इन्हीं 4 फैक्टर इनकम को अगर तुम ऐड कर दो तो ये नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएंगी, है ना। वो तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर इनकम हो जाएंगी। अब दूसरी बात आती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं, मैं देखो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज पर्संस हु रिसाइड इन अ कंट्री। मैंने क्या बोला सबसे पहली बात? हु रिसाइड इन अ कंट्री, who reside in a country for a period more than 1 year, है ना, more than 1 year, and whose economic interest lies in that country। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज इंडिविजुअल, है ना, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, स्लैश इंस्टीट्यूशंस हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 year एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मैंने क्या बोला? नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं 1 साल से ज्यादा, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है ना। और ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं, है ना, मैं जर्मनी का एक सिटीजन हूं, है ना, मैं हूं, ये मैं, यश, मैं एक जर्मनी का सिटीजन हूँ। भाई एक्चुअली मैं नहीं हूँ, कोई कंप्लेन मत कर देना मेरे बारे में कि ये जर्मनी का है और यहाँ रह के पढ़ा रहा है, नहीं, है ना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यश एक जर्मनी का सिटीजन है जो इंडिया आया है एक फर्म में काम करने, है ना। मैंने भाई थोड़ा अपने इंडिया को महान बनाया, मेरा भारत महान। ठीक, लोग इंडिया से जर्मनी जाते हैं काम करने के लिए, पर मैंने जर्मनी से लोगों को इंडिया बनाया है। ठीक है, ये मेरी एक फर्म है, इस कंपनी का नाम है गॉड्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, गॉड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये उस कंपनी की बिल्डिंग है, बीच में बोर्ड लगा हुआ है ग्लोशाइन गॉड्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये उसमें कुछ खिड़कियां, ऐसे मत बोलना है सर आपकी बिल्डिंग में खिड़कियां ही नहीं है ना, ये लोग खिड़कियां ही बना दिया, है ना। ये खिड़कियां हैं, ये उसका एंट्रेंस है,
है ना, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है। ठीक, ये सब तो मजाक की बात है ना। मैं यहाँ पे काम करने आया, ठीक, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब मैं जो इंसान हूं, मैं जर्मनी का सिटीजन जरूर हूं, मैं सिटीजन जरूर जर्मनी का हूं, पर मैं 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह चुका हूं। इनकम मेरी इंडिया में जनरेट हो रही है, उस इनकम से मैं कंज्यूम इंडिया में कर रहा हूं, कोई चीज प्रोड्यूस भी इंडिया में कर रहा होगा, है ना। ठीक, अगर यहाँ पे कोई फर्म होती है इंडिविजुअल जगह फर्म होती तो प्रोड्यूस भी इंडिया में कर रहा होता। ठीक है, मत तो मैं यहाँ का क्या हो गया, मैं यहाँ का नॉर्मल सिटीजन हो गया, मैं यहाँ का क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। मैंने क्या बोला, नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज इंडिविजुअल जो इंडिया में रहते हैं 1 साल से ज्यादा, वो सिटीजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मैं एक्चुअल में, अभी मेरे को देखोगे तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, बचपन से यहीं रह रहा हूँ इंडिया में, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। पर मान लो मैं जर्मनी का होता और मैं जर्मनी से आता और 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा होता, मतलब मैं इनकम इंडिया में जनरेट कर रहा होता, यहाँ किसी फर्म में काम कर रहा होता, ठीक, यहीं पे मैं अपना कंजम्पशन कर रहा था, इंडिया का ही सामान मैं खाता पीता सोता जागता सब इंडिया में ही करता, ठीक, और यहाँ पे जो सामान बनाता वो भी मैं इंडिया में ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इंडिया में ही सामान बना रहा हूँ, ठीक, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं नॉर्मल रेसिडेंट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारी कंडीशनें फुलफिल कर ली, मैं यहाँ रिसाइड करता हूँ, 1 साल से ज्यादा रिसाइड कर रहा हूँ। मेरा एक दूसरी कंडीशन, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, इनकम जनरेशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक, तो मेरा इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी यही लाई कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाई कर रहा है, तो मैं क्या हो गया, नॉर्मल सिटीजन हो गया, यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। अब नॉर्मल रेसिडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नॉर्मल रेसिडेंट अगर आप समझ गया तो अब किनको किनको नॉर्मल रेसिडेंट की तरह काउंट नहीं करोगे। कोई भी अगर स्टूडेंट है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता है, ठीक, मतलब मान लो यहाँ से कोई यहाँ से यूएस गया पढ़ने तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन जाएगा, ठीक, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी में लोग जो काम कर रहे हैं वो भी वहां के नॉर्मल रेसिडेंट्स की तरह काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के, अगर यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है, और कोई इंडियन वहां काम कर रहा है तो वहां की एम्बेसी इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट है, तो वहां के जो इंडियन जो उस एम्बेसी में काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे, यूएस के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर तीसरी बात, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी किस में काउंट नहीं होंगे, ये भी तुम्हारे नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब किस में काउंट नहीं होंगे, वो सब के सब नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने बात कर ली नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है। जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमको टोटल 8 एग्रीगेट्स से डील करना पड़ता है। ये 8 एग्रीगेट्स मेरे को देखने को मिलते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स मेरे को देखने को मिलते हैं, जिसमें से 8 एग्रीगेट्स 2 हिस्सों में बटे होते हैं, 4 करके। 4 एग्रीगेट्स होते हैं जो ग्रॉस वर्ड से मिलके बने होते हैं, और 4 एग्रीगेट्स ऐसे होते हैं जो नेट वर्ड से मिलके बने होते हैं, ठीक। ग्रॉस से बनने वाले 4 एग्रीगेट्स हो गए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा एग्रीगेट हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा एग्रीगेट हो जाएगा, तुमको देखने मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा एग्रीगेट हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। फिर नेट से बनने वाले 4 एग्रीगेट हो जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 8 एग्रीगेट्स हैं। इन 8 एग्रीगेट में 4 एग्रीगेट्स हैं ग्रॉस वर्ड से मिलकर बने होते हैं और 4 एग्रीगेट नेट वर्ड से मिलकर बने होते हैं। इसमें ये वाला जो एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको हम लोग और किस नाम जानते हैं, डोमेस्टिक इनकम।
और ये एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम ही कहते हैं। कोई एग्जाम में आया कि नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपी एट एफसी निकालना है, और डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो एनडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जब तुम ये ग्रॉस, अब देखो तुमने यहाँ पे 4 ब्लैंक्स देखे हैं, है ना, यहाँ पे 4 ब्लैंक देखे हैं, जिसमें से पहला ब्लैंक में 2 वर्ड्स में फेरबदल हो रहा है। एक वर्ड है ग्रॉस, या तो एक ब्लैंक है नेट, है ना, या तो ग्रॉस जाएगा, देखो पहले ब्लैंक में या तो ग्रॉस जा रहा है या तो नेट जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जी जा सकता है या तो एन जा सकता है, ग्रॉस या नेट। दूसरे ब्लैंक में दूसरी चीज जाती है, वो जाती है डोमेस्टिक या तो नेशनल, या तो डोमेस्टिक या तो नेशनल। तो या तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम जाएगी या तो नेशनल इनकम जाएगी। तीसरी चीज जो यहाँ पे जाती है वो तो फिक्स है हर उसमें प्रोडक्ट, क्योंकि जो चीज तुम बनाओगे प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक, और चौथी चीज जो यहाँ पे जाती है, या तो वो सामान फैक्टर कॉस्ट पे बिक रहा है, फैक्टर कॉस्ट यानी वो उसी चीज पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो फैक्टर इनकम लगी है उसको बनाने के लिए, बस उतने से ही उतने कोई जोड़ दिया, वो फैक्टर कॉस्ट हो गई। लेकिन उसमें अगर तुमने कोई प्रॉफिट और कुछ जोड़ दिया ना, कोई टैक्सेस सब्सिडी ये सब हट लगा दिया, तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है। अभी सबके बारे में पढ़ेंगे, या तो वो एमपी से बना होगा या तो एफसी से बना होगा, मार्केट प्राइस से बना होगा या तो फैक्टर कॉस्ट से बना होगा। अब हर एक वर्ड को देखते हैं और हर एक वर्ड में कैसे कन्वर्जन करते हैं वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हर वर्ड को देखते हैं और उसकी कन्वर्जन सीखते हैं। तो मेन यहाँ पे आता है कन्वर्जन सीखना। ठीक, अब सबसे पहले 2 वर्ड आते हैं, ग्रॉस और नेट। ठीक, सबसे पहला वर्ड आता है ग्रॉस, फिर उसके बाद आता है नेट। ठीक, ग्रॉस वर्ड वो इनकम होती है जिसमें डेप्रीसिएशन एडेड होता है। इसमें ग्रॉस इनकम वो इनकम होती है जिसमें डेप्रीसिएशन एडेड होता है ना, और ये फ्री फ्रॉम डेप्रीसिएशन होता है, फ्री फ्रॉम डेप्रीसिएशन वाली इनकम होती है। ठीक, अब अगर तुमको ग्रॉस से नेट पे जाना है, कोई भी चीज को ग्रॉस से नेट में जाना है, तो डेप्रीसिएशन हटा, तो फ्री फ्रॉम डेप्रीसिएशन है तो माइनस डेप्रीसिएशन कर दोगे। ठीक, अब एग्जाम में तुमको डायरेक्ट डेप्रीसिएशन अगर नहीं दे रखा है तो दूसरे नाम से दे रखा हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, इस नाम से भी दिया हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर तुमको नेट से ग्रॉस में जाना है, किस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो तुम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन को, प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन को, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। सबसे पहला क्या है, ग्रॉस क्या होती है, ग्रॉस इनकम वो इनकम होती है जिसमें डेप्रीसिएशन एडेड होता है, और नेट में डेप्रीसिएशन फ्री होता है। तो कभी भी ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन कर देंगे, ठीक, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन कर देंगे। दूसरा आता है डोमेस्टिक इनकम, है ना, दूसरा जो ब्लैंक होता है या तो डोमेस्टिक से बढ़ता है या तो फिर जीडीपी या तो फिर नेशनल से बढ़ता है, NATIONAL। जब तुम डोमेस्टिक से भरते हो किसी भी ब्लैंक को, है ना, तो इसमें सिर्फ वो लोग काउंट होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री में लाई कर रहे हैं, है ना। तो डोमेस्टिक में और नेशनल में जब तुम ऐड करते हो ना, तो इसमें फॉरेनर्स भी ऐड हो जाते हैं, फॉरेनर्स की भी इनकम ऐड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएस में रहता हूँ, वहां पे मैं अर्न करता हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में रहती है तो मैं उनको कुछ पैसा भेजता हूँ, ठीक, फॉर एग्जांपल $1000 में इंडिया में भेजता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, नेट, ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, ये पैसा मेरे को अब्रॉड से इंडिया में आया है। और कुछ पैसा कुछ फॉरेनर्स होंगे जो इंडिया में रहते होंगे, ये इंडिया में फॉरेनर जो रह रहा है, ठीक, तो इंडिया से यूएस पैसा भेजता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पैसा तुमको अब्रॉड से आया है, ठीक, और ये वो हो गया जो तुमको मिला है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों का अगर डिफरेंस जो आएगा, मतलब फैक्टर फीफा, मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फीफा कहता हूं, ठीक है,
फीफा में से अगर फीटा माइनस कर दो, है ना, ये दोनों को माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तुमको मिल जाएगा, है ना, जिसको तुम NFIA कहते हो, जिसको तुम NFIA कहते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर तुम इसको ऐड कर देते हो किसमें, अपनी डोमेस्टिक इनकम में, तो तुमको क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम मिल जाती है। तो मैंने क्या बोला, अगली स्लाइड में तुमको कन्वर्जन दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर अगर तुमको डोमेस्टिक पे कोई चीज दे रखी है और तुमको उसको कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो तुम क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए तुम NFIA प्लस कर दोगे। NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो चीजों से मिलके बना होता है फीफा माइनस फीटा। और अगर तुमको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो तुम माइनस कर दोगे NFIA को, जो कि होता है फीटा, जो कि सेम फीफा माइनस फीटा करके तुमको मिल जाएगा, सेम चीज। ठीक, दो कन्वर्जन समझ में आया। एक कन्वर्जन सबसे दूसरा कन्वर्जन ये हो गया, और पहला कन्वर्जन तुमको मैंने यहां दिखाया। ठीक, अब तीसरा कन्वर्जन आता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना, है ना, मार्केट प्राइस की तरफ जाना। अगर कोई चीज फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी, फैक्टर कॉस्ट यानी वो कॉस्ट पे दे रखी है जिसमें से फैक्टर और प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्लूडेड है। ठीक, इसमें कोई टैक्स सब्सिडीज कुछ नहीं इंक्लूडेड है ना, ओनली कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड, है ना। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गई, है ना। तो अगर तुमको कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी है, उसको मार्केट प्राइस पे ले जाना है, तो तुम इसमें टैक्सेस को ऐड कर दोगे, प्लस टैक्सेस को ऐड कर दोगे, है ना, टैक्सेस को ऐड कर दोगे, और सब्सिडी अगर तुमको कोई मिली है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, तो इन दोनों का अगर तुमने डिफरेंस कर दिया, टैक्स और सब्सिडी का, तो तुमको मिल जाता है NIT, तुमको क्या मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एट लास्ट तुमको क्या कर देना है, NIT ऐड कर देना। मैंने क्या बोला, अगर तुमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो तुम क्या करोगे, टैक्स में से सब्सिडी को हटा दोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो NIT बन जाएगा। और जब तुमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो तुमको NIT ऐड करना है, मतलब टैक्सेस को ऐड करना है, सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर सीधा सीधा तुम NIT ऐड कर सकते हो, प्लस NIT क्या है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक, और अगर तुमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो तुम क्या कर दोगे, माइनस NIT कर दोगे, माइनस क्या कर दोगे, NIT कर दोगे। देखो तीन कन्वर्जन मैंने तुमको सिखाया। सबसे पहला कन्वर्जन था ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करेंगे, फटाफट याद करो। सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम लोग कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस में आना है तो क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। दूसरा आता है डोमेस्टिक और नेशनल। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस कर देंगे NFIA, और अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। ठीक, फिर मेरे को आता है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस दो चीजों का अंतर होता है, टैक्स और सब्सिडी, और मार्केट प्राइस से वो फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस कर देंगे NIT। ठीक ठीक, ये कन्वर्जन, अगर आपको ये कन्वर्जन, ये एग्रीगेट्स के नाम, ठीक, और नेशनल इनकम क्या होती है इतना मालूम है, तो अब तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा तुम निकाल सकते हो। तो अब अलग अलग मेथड से मैंने बोला, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम, है ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। आज तीनों मेथड को देखेंगे और तीनों मेथड के फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड, सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड है
वैल्यू एडेड मेथड, तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, अब अगर मैं सबसे पहले मेथड से जाऊं, इनकम मेथड, कभी भी तुमको इनकम मेथड निकालना हो तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो ये याद रखना, इनकम मेथड हमेशा तुमको निकाल के देता है डोमेस्टिक इनकम। कभी भी ये तुमको नेशनल इनकम नहीं निकाल के देगा, ये हमेशा तुमको डोमेस्टिक इनकम निकाल के देगा। तुम डोमेस्टिक इनकम से उसको कन्वर्ट कर दोगे नेशनल इनकम में, है ना। इनकम मेथड है ना हमेशा क्या निकाल के देगा, डोमेस्टिक इनकम निकाल के देगा। डोमेस्टिक इनकम को याद करो किससे डिनोट करते हैं, एनडीपी एट एफसी से, है ना, ये निकाल देगा। अब अगर तुमको डोमेस्टिक इनकम यानी निकालनी है तो सबसे पहले तो इनकम मेथड लगा के डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। अब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो तुम यहाँ पे एक एक्रोनिम याद कर सकते हो, प्राइम, पी आर आई एम ई, प्राइम। ठीक, इस प्राइम को अगर मैं फुल फॉर्म से लिखता हूं तो पी यानी प्रॉफिट, पी यानी प्रॉफिट, आर यानी रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, आई यानी इंटरेस्ट, है ना, और एम यानी मिक्स्ड इनकम, एम यानी मिक्स्ड इनकम, और ई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक, अब अगर इन प्राइम मतलब सिर्फ पी आर आई को ऐड कर दो, सिर्फ पी आर आई को ऐड कर दो, तो ये तुमको दे देता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तुमको क्या दे देता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तुमको क्या दे देता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट को अगर तुम ऐड कर दो तो ये तुमको दे देता है क्या, ये तुमको दे देता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जब तुम प्रॉफिट के बारे में बात करते हो तो प्रॉफिट तीन चीजों का मिक्सचर है। ठीक, क्या क्या, सबसे पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरा डिविडेंड्स। इन तीन चीजों को ऐड करते हो तो तुमको मिलता है प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो ये तीन चीजें दे रखेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड। अगर तुम ये पांच चीजें को ऐड करते हो, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है, वो सारा पैसा जो तुम एम्प्लॉयज को कंपनसेशन के तौर पे देते हो, वेजेस, सैलरीज देते हो, है ना, वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे आ जाएंगी, वेजेस एंड सैलरीज आ जाएंगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक, वो आ जाएगा कंपनसेशन एम्प्लॉय में। तो अगर इन 1 2 3 4 5 चीजों को ऐड करते हो तुमको मिलता है एनडीपी एट एफसी। तो क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम मिलती है। अब इस डोमेस्टिक इनकम को, है ना, इस डोमेस्टिक इनकम को मैंने क्या बोला, तुमने अभी तक क्या किया, तुमने P प्लस आर प्लस आई प्लस एम प्लस ई, ये पांच चीजों को ऐड करके तुमने बना लिया एनडीपी एट एफसी। लेकिन तुमको क्वेश्चन बोल रहा है तुमको निकालना है नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी। तो अगर तुमको एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक, और तुमको क्या तुमने निकाल लिया एनडीपी एट एफसी, तो तुमको कन्वर्ट किसको करना है, देखो ये एन है ना, देखो कन्वर्जन देखना, ये यहाँ वाला एन और यहाँ वाला एन मैच कर रहा है। ठीक, यहाँ वाला एफसी मैच कर रहा है, ये पी और ये पी मैच कर रहा है। सिर्फ मैच क्या नहीं कर रहा है, ये डोमेस्टिक और ये नेशनल नहीं मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे तुम डोमेस्टिक पे हो, तुम्हारे पास ये डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, तुमको नेशनल इनकम में जाना है, तो याद करो कन्वर्जन। ठीक, अगर तुम डोमेस्टिक पे हो और नेशनल की तरफ जाना है, देखो भाई कलर देखो, अगर तुम डोमेस्टिक पे हो और नेशनल की तरफ जाना है तो क्या कर दोगे, प्लस एनएफआईए कर दोगे। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, प्लस एनएफआईए कर देंगे, यानी फीफा माइनस फीटा कर देंगे। अगर तुमको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो फीफा फीटा दे रखा है तो माइनस करके निकाल एनएफआईए निकाल लेना, जोड़ देना, ये नेशनल इनकम देगा। पहला मेथड क्लियर है, इनकम मेथड बहुत इजी सा मेथड है। अभी सब पे क्वेश्चन करेंगे, पहले सारे मेथड्स देख लो, सुन लो, फॉर्मूले लिख लो। ठीक, अब
दूसरा मेथड आता है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड आता है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जब तुम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करते हो तो ये तुमको निकाल के देता है जीडीपी एट एमपी। ये तुमको देता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। इसको निकालने के लिए जो एक्रोनिम बनता है वो बनता है GGNP। अगर तुम इन चार चीजों को ऐड कर देते हो तो तुमको ऐड करके मिलता है यहाँ पे GDP एट एमपी। अब सर ये चार चीजें क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो मैंने बोला जी, ये जी जो है ये स्टैंड करता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर मेथड है तो यहाँ पे तुम सारे खर्चों को डील करोगे, है ना। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकार कर रही है। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो सारे खर्चे, वो सारी चीजें जो कैपिटल फॉर्म करने में लगता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एन यानी नेट एक्सपोर्ट, एन यानी नेट एक्सपोर्ट यानी एक्स माइनस एम, है ना। और पी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट हाउस होल्ड कर रहे होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर तुम इन चार चीजों को ढूंढ के भर देते हो, ठीक, और जोड़ देते हो, तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व हो गया। ठीक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, नेट एक्सपोर्ट और प्राइवेट फाइनल, तुमको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अब तुमको जीडीपी एट एमपी से क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तुमको जीडीपी एट एमपी से क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो मैंने क्या बोला, तुम ऐड क्या करोगे, G प्लस N प्लस P, इसको ऐड किया तुमको मिल गया जीडीपी एट एमपी। तुमको मिल गया जीडीपी एट एमपी। तुमको निकालना है एनएनपी एट एफसी, यानी तुमको नेशनल इनकम निकालनी है। बार बार बोलो, नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तुमको मिल गया जीडीपी एट एमपी। ठीक, अब यहाँ पे G है और यहाँ पे N है, तो सबसे पहले ही वाला नहीं मैच किया, ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर याद करो, सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग करते हैं माइनस डेप्रीसिएशन। तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस डेप्रीसिएशन, है ना, माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन। फिर दूसरा देखो, ये डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। अभी पीछे वाले में बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो प्लस कर देते हैं NFIA। NFIA डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या कर देंगे, फीफा माइनस फीटा कर देंगे। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि याद रहे, NFIA नहीं है तो फीफा माइनस फीटा कर देंगे। P और P मैच कर गया। अब MP से FC में जाना है, MP से FC में जाना है, तो देखो कहां पे हो, MP में हो, MP में हो, FC में जाना है। ठीक, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT, माइनस कर देंगे NIT, माइनस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि किससे मिलके बना होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, यहाँ पे जो टैक्स लोगे वो डायरेक्ट टैक्स लेंगे, डायरेक्ट टैक्स कंसीडर करना, DIT, डायरेक्ट टैक्स यानी जिसका इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम इंसान पे हो, जैसे इनकम टैक्स लेना, GST नहीं काउंट होगा NIT में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, दो मेथड समझ में आए, नेशनल इनकम निकालने के, पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड आता है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तीसरा मेथड आता है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, है ना, या फिर आउटपुट मेथड, या फिर आउटपुट मेथड, या प्रोडक्ट मेथड, जो भी तुम इस नाम से जानो, है ना। अब इसको अगर तुमको निकालना है, ठीक, इसको अगर जब तुम सॉल्व करते हो तुमको मिलता है GVA एट MP, है ना। इस GVA एट MP को तुम GDP एट MP भी कहते हो। इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलो या GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक, GDP एट MP मिलता है या GVA एट MP मिलता है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे तुम, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, तुमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे इजीएस्ट मेजर मेरे को ये लगता है, बहुत लोगों को सबसे कठिन लगता है पर मेरे को बहुत सबसे आसान लगता है। ठीक, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों का मिक्सचर है, क्या क्या,
कोई भी अगर तुमने सेल कर रखी है, सेल दे रखी है, उसको ऐड कर दोगे और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दोगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो तुम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, जो तुम परचेज कर रहे होगे, है ना, परचेज भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट जो रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक। ये तुमको दे देगा जीडीपी एट एमपी, इसको सॉल्व करोगे तुमको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। तुमको निकालना क्या है वापस से, एनएनपी एट एफसी। अब तो याद हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना है तो क्या करोगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, ठीक। और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या कर लोगे, माइनस एनआईटी। ये 3 मेथड्स हो गए, ठीक। अभी तक हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ा, ठीक, क्या पढ़ा हम लोगों ने, हम लोग देखा नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, 8 एग्रीगेट्स कौन से हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। इन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तीनों मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक। अब इस पे क्वेश्चंस, है ना, इस पे क्वेश्चंस और इस पे एमसीक्यू और इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो सारे की बातें हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए कल आएगा 4 फेब को, है ना, 4 फेब। जो लोग बाद में देखेंगे तो डेट में भी जाके देख सकते हो कि ये वीडियो 3 फेब को आ रहा है तो अगला वीडियो 4 फेब को आएगा, तो डेट के हिसाब से भी आप ढूंढ सकते हैं, है ना, पार्ट 2 में आएगा, ठीक। तब तक के लिए अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, टॉपिक अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक करिएगा, सिर्फ व्यू करके मत छोड़ दीजिएगा, ठीक, लाइक करिए। अच्छे पॉइंट्स लगे हो तो कमेंट में जरूर बताएं, है ना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और मेहनत करते रहे, बोर्ड्स का पेपर बहुत पास में है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा अच्छा है, ठीक। ये एमसीक्यू वाला पार्ट गलत नहीं होना चाहिए, है ना, ये एमसीक्यू वाले पार्ट, है ना। और नेशनल इनकम ये जो आज मैंने बताई ना, अगर तुमने इतना पढ़ लिया नेशनल इनकम में तो कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट तो गलत नहीं हो सकता है। थ्योरी वाले के लिए थ्योरी के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं पार्ट 2 में जरूर लेके आऊंगा, डिस्कस भी करूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।